जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश का इतिहास या कहें कि सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर 59 है और मौर्योत्तर भारत पर पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर दूसरे पार्ट में हमने पहले पार्ट में जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बारे में देखने का प्रयास किया था, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कंप्लीटली सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। तो देखें कि जो आपको ये देखकर पता ही चल गया होगा कि हम कितने कम समय में कितनी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखें, तो हमने जो इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर देखने का प्रयास किया था कि शुंग वंश का इतिहास, शुंग वंश के बारे में जाना था। तो जैसे ही जो पुष्यमित्र शुंग है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करते हैं, है ना, जो शुंग वंश की स्थापना करते हैं। फिर शुंग वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था देवभूति। इस देवभूति की, जो कि देवभूति का एक मंत्री होता है, उसका नाम है वासुदेव। वासुदेव इस देवभूमि की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वो जो ये देव वासुदेव है, ये वासुदेव एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है कर्णवंश। कर्णवंश कर्णवंश जो कि लगभग 45 वर्षों तक रहता है। कर्णवंश के अंदर देखें कि कर्णवंश की स्थापना करने वाला ये वासुदेव है। वासुदेव जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम देवभूमि की हत्या कर ये वासुदेव कर्णवंश की स्थापना करते हैं। वासुदेव के बाद में जो राजा बनता है वो होता है भूमिमित्र। फिर इसके बाद में जो राजा बनता है वो है नारायण। नारायण के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम है सुशर्मन। सुशर्मन। अब इस सुशर्मन जो कि कर्णवंश का अंतिम शासक होता है, इस सुशर्मन का जो एक सेनापति होता है जिसका नाम है सीमुक। सुशर्मन का सेनापति जिसका नाम सीमुक अपने राजा सुशर्मन की हत्या कर देता है। हत्या कर एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। हमने ये जानकारी देखने का प्रयास किया कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो जो सीमुक है, सीमुक कर्ण वंश के अंतिम शासक है जिसका नाम है सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कर एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम है आंध्र सातवाहन राजवंश। आंध्र सातवाहन राजवंश। अब जो आंध्र सातवाहन वंश को है ना, जो कि सातवाहन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि भाई आंध्र सातवाहन है ना, जैसे कि देखें कि जो पुराण है, इन पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। लेकिन जो अभिलेख है, अभिलेख में आंध्र सातवाहन वंश को केवल सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। इसलिए कुछ इतिहासकार दोनों को मिलाकर आंध्र सातवाहन वंश इनको नाम देते हैं। अब इनके देखें कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में तो हमने देखा कि आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं जिनका नाम है सीमुक। सीमुक अपने जो राजा था, या कहेंगे सीमुक जो कि सेनापति था, कर्णवंश का अंतिम शासक सुशर्मन, कर्णवंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन। सुशर्मन का सेनापति था सीमुक। सीमुक ने सुशर्मन की हत्या कर एक नवीन राजवंश आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना की। इस जो ये आंध्र सातवाहन जो राजवंश था, आंध्र सातवाहन जो राजवंश था, इस राजवंश की दो राजधानी हुई। आंध्र सातवाहन जो राजवंश था, इस राजवंश की दो राजधानियां हुई। इस आंध्र सातवाहन वंश की जो प्रथम राजधानी थी जिसका नाम था धन्यकटक। धन्यकटक आंध्र सातवाहन वंश की जो प्रथम राजधानी थी जिसका नाम था धन्यकटक। धन्यकटक को आज वर्तमान में हम अमरावती के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर अमरावती है। तो यहाँ पर जो कि सातवाहन वंश की प्रथम राजधानी ध्यानकटक थी, जिसको वर्तमान नाम अमरावती के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जो आंध्र सातवाहन वंश है, इसकी राजधानी
नई बना दी जाती है जिसका नाम है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर आंध्र सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी बनती है जिसका नाम है प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। इसके देखें कि जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश है, इस सातवाहन वंश के जो राजाओं की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। इसी के साथ देखें कि जो सातवाहन वंश के जो राजा थे इनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो है ना, तो सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा और उनके अभिलेखों में लिखी गई भाषा प्राकृत भाषा है, यानी कि जन सामान्य की भाषा देखने को मिलती है। इसी के साथ देखें कि जो सातवाहन वंश है, सातवाहन जो राजा थे ये पहले राजा थे जो कि अपने पिता के नाम की जगह अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। सातवाहन वंश के जो राजा थे ना ये अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। और इनके जो राजा थे, सातवाहन वंश के जो राजा थे, इनके नाम महिलाओं के जैसे थे। इन्हीं के साथ जो इनके सातवाहन वंश के जो राजा थे अपनी माता के नाम से पहचाने जाते थे। ये पहला राजवंश था जो कि अपने माताओं के नाम से पहचाने जाते थे इनके राजा। इनके बाद में तो है ना, जो पहला राजा होता है सातवाहन वंश का, या कहें कि आंध्र सातवाहन वंश का जो पहला राजा होता है, इसका राजा का नाम है सिमुक। सिमुक राजा, सिमुक राजा हमने देखा कि जो कणा वंश है, कणा वंश के अंतिम शासक सुशर्मन का सेनापति था, लेकिन ये सिमुक सुशर्मन की हत्या कर नए राजवंश आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना करता है। इसी के साथ है ना, इसके बाद में जो राजा बनता है वो है, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का जो दूसरा शासक होता है वो है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम की जो राजधानी थी, राजधानी वो प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान सातकर्णी प्रथम की राजधानी थी। अब इनकी जो पत्नी थी सातकर्णी प्रथम, इनकी पत्नी का नाम था नगीना, नगीनिका, नगीनिका, जो कि सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी इनका नाम नगीनिका था। इसी के साथ नगीनिका जो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी ने जो एक अभिलेख लिखवाया, अभिलेख लिखवाया, जो सातवाहन वंश की जो दूसरा शासक है सातकर्णी था, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था नगानिका। इस नगानिका ने एक अभिलेख की स्थापना की जिसका नाम था नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख, जो नानाघाट अभिलेख। अब इस नानाघाट अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है कि जो सातकर्णी थी, जो ये सातकर्णी था, इस सातकर्णी की मृत्यु के बाद जो सातकर्णी की जो पत्नी थी जिसका नाम नगीनिका था, नगीनिका अपने पुत्रों के साथ साम्राज्य या कहें कि शासन चलाती है, या कहें कि राज कार्यों में भाग लेती है। तो यह पहली महिला थी नगीनिका जिसने राज कार्यों में भाग लिया, या कहें कि राजनीति में भाग लिया, या कहें कि शासन कार्य किया। इसी के साथ जो नानाघाट अभिलेख है, इस अभिलेख में हमको देखने को मिलता है कि इसी अभिलेख में पहली बार भूमि दान के उल्लेख मिलते हैं। जैसे कि जो सातकर्णी प्रथम था, इस सातकर्णी प्रथम ने जो ब्राह्मण थे, साथ ही जो श्रमण थे, इनको भूमि का दान दिया, या कहें कि भूमि दान दिया। इसी के साथ जो ये नानाघाट अभिलेख है, इस नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी को दक्षिण पंथी कहा गया है, या कहें कि दक्षिणापथपति कहा गया है, दक्षिणापथपति कहा गया है। इसी की जो उपाधि थी, जो सातकर्णी प्रथम था, इस सातकर्णी की दो उपाधियां थी, जैसे कि एक तो प्रतिष्ठानपति, इसी के साथ दक्षिण पंथपति, दक्षिण पंथपति एवं प्रतिष्ठापति, जो कि सातकर्णी प्रथम की उपाधि थी। सातकर्णी जो प्रथम था, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। जो अश्वमेध यज्ञ करवाता था वो माना जाता था कि उसकी शक्ति सार्वभौमिक है, चारों तरफ उसकी शक्ति का प्रभाव था। इसी के साथ जो सातकर्णी प्रथम है, इस सातकर्णी प्रथम ने राजसूय यज्ञ भी करवाया था। इसी के बाद में जो शासक बनता है उस शासक का नाम है हाल शासक। जो हाल जो कि शासक है, जो कि आंध्र सातवाहन वंश का जो शासक है हाल। अब इस हाल जो शासक है, इससे पहले भी अनेक शासक हुए लेकिन वो अयोग्य शासक थे, उनके बारे में इतिहासकार कम ही लिखते हैं। इसी के साथ देखें कि जो हाल शासक था सातवाहन वंश का, ये
शासक के साथ साहित्यकार भी था, इसकी साहित्यकार में रुचि थी। इसी के साथ ये कवि भी था। हाल जो कि साहित्यकार और कवि भी था। इसके दरबार में जो राजा था, इसके दरबार में दो प्रमुख साहित्यकार रहा करते थे जो कि बड़े प्रसिद्ध हुए। जैसे कि एक जो साहित्यकार था उसका नाम था सर्ववर्मन ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कात्रन। इसी के साथ जो दूसरा साहित्यकार था जिसका नाम था गुंडेय, जो कि एक प्रमुख उस समय का कहें कि साहित्यकार था। इसने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वरद कथाकोश। इसी के बाद में जो शासक बनता है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब जो इनका शासनकाल रहता है वो है 80 ईस्वी से लेकर 104 ईस्वी तक। यह हमारे इतिहास को जानकारी मिलती है। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इनकी माता का नाम था गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे, इनकी माता का नाम था गौतमी वल्सरी इनकी माता का नाम था। इसी के साथ देखें कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की कुछ उपाधियां भी दे रखी थी, जैसे कि आदित्य ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि थी। इसी के साथ एक राट यानी कि एक ही राजा, एक ही सम्राट, एक राट की उपाधि थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इसी के साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी को महाराज की उपाधि दे रखी थी। इसी के साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी को स्वामी की उपाधि भी दे रखी थी, यानी कि जनता का स्वामी। जो एक अभिलेख मिलता है, एक अभिलेख है जिसका नाम है नासिक अभिलेख। एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है नासिक अभिलेख। जो ये नासिक अभिलेख है, इसकी स्थापना गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी वल्सरी था। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम था गौतमी पुत्र सलवरी, गौतमी वल्सरी। इस गौतमी वल्सरी ने नासिक अभिलेख की स्थापना की थी। इस नासिक अभिलेख के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्सरी थी, इसने अपने पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ शासन कार्य किया, या कहें कि राज कार्य में ये इन्होंने भाग लिया। इसी के साथ जो नासिक अभिलेख है, इस नासिक अभिलेख में हमको देखने को मिलता है कि जो गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है, इसके घोड़े तीनों समुद्रों को पानी पीते थे। यानी कि कहीं ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये तो साम्राज्य है सातवाहन वंश का। अब इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, साथ जो दक्षिण में हिंद महासागर है। तो जो सातवाहन वंश के जो राजा थे, जिसके अंदर प्रमुख रूप से गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो इसके राजा इधर भी जा सकते थे, इधर भी इसका शासन था, इधर भी इसका शासन था। तो इस अभिलेख में कहा गया है, नासिक अभिलेख में, कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े तीनों महासागरों में, तीनों समुद्रों में पानी पीते हैं, जैसे कि यहाँ तक बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। इसी के बाद में जो ये नासिक अभिलेख है, इस नासिक अभिलेख के अंदर हमको देखने को मिलता है कि एक शक शासक जिसका नाम था नहपन। एक शक शासक था जिसका नाम नहपन था। इस गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे शक शासक को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद उसकी याद में इन्होंने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम है वेणा कटक नगर। तो वेणा कटक नगर की स्थापना गौतमी पुत्र सातकर्णी ने की थी, जो कि शक शासक नहपन पर जीत प्राप्त करने की खुशी में। इसी के बाद एक को राजा बनता है जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमानी। सातवाहन वंश का एक शासक बनता है जिसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमानी। अब इनकी जो उपाधि थी वो थी दक्षिणापतेश्वर। इन्होंने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था नवनगर की स्थापना की। साथ ही जो वशिष्ठ पुत्र पुलमानी थे, इनको 2 बार जो रुद्रदामन, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था या कहेंगे शक्तिशाली शासक था, इस रुद्रदामन ने जो पुलुमानी को 2 बार युद्ध में हराया, है ना। रुद्रदामन पुलमानी को 2 बार युद्ध में हरा देता है, लेकिन छोड़ देता है।
छोड़ने का कारण यह है कि जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन की पुत्री का विवाह जो पुलमानी का जो भाई था उस भाई के साथ किया था, जिस कारण रुद्रदामन ने पुलमानी को 2 बार युद्ध में हराने के बाद भी इसको छोड़ देता है। इसी की जो जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख से भी देखने को मिलती है। इनके बाद में जो शासक बनता है जिसका नाम है शिव श्री सातकर्णी। शिव श्री सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी जो ये राजा था पुलमानी, इसका भाई था, यानी कि शिव श्री सातकर्णी पुलमानी का भाई था। इसी के साथ जो शिव श्री सातकर्णी रुद्रदामन का जो कि दामाद था, इसी के साथ देखें कि इनके बाद में जो शासक बनता है वो है यज्ञ श्री सातकर्णी। शिव श्री सातकर्णी के बाद में जो शासक बनता है वो है यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी की जो मुद्राएं हैं जो कि सोपारा नामक स्थान है, यहाँ से मुद्राएं हमको मिलती है यज्ञ श्री सातकर्णी की। इनकी मुद्राओं की खासियत यह है कि इनकी मुद्राओं पर नाव के चित्र अंकित है। नाव के चित्र अंकित है, तो नाव के चित्र अंकित है इसकी है कि इसने इसलिए करवाई है अंकित क्योंकि इनको नाव की यात्रा अत्यंत प्रिय लगती थी। इसी के साथ जो व्यापार संबंधित जो कार्य किए जाते थे, यानी कि उस समय इस साम्राज्य में नाव या कहें कि जहाजों के द्वारा व्यापार किया जाता होगा। इसी के साथ इनके बाद में जो अंतिम शासक आंध्र सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक बनता है उनका नाम है पुलुमावी चतुर्थ। पुलुमावी चतुर्थ जो कि आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक होते हैं। इन्हीं के बाद में जो एक नया राजवंश आता है जिसका नाम है आवीरी राजवंश या कहें कि आवीरो राजवंश के हाथों में ये सत्ता चली जाती है, या कहें कि आवीरों ने जो आंध्र सातवाहन वंश पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सातवाहन वंश के बारे में देखने का प्रयास किया। इनके बाद में जो अगले देखेंगे वो देखेंगे आम्बीरों के बारे में, फिर उनके बाद की जो राजवंश है उनके बारे में। जो हमने देखा इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।